जय हिंद दोस्तों। मैं तरुण कुमार आपका अपने YouTube चैनल इनके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं जीएस का सेट नंबर 9। इसमें कुल 38 प्रश्न रहने वाले हैं। जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ही जीएस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 38 क्वेश्चन आते हैं, तो 38 क्वेश्चन पूरे रहने वाले हैं। इसमें करंट, स्टैटिक जीके और जो नॉर्मल जीएस है उन सभी चीज़ों का मिश्रण है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें और बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1980 से। कब से? 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन, आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? अगर आलू निर्यात जोन की बात की जाए तो वो हमारा है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। आगरा के आसपास के जो जिले हैं उन सब में आलू की पैदावार बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे स्तर पर की जाती है, इसलिए आगरा को हम आलू का जोन मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सुरला तालपच्छी विहार कहाँ पर स्थित है? जो सुरला तालपच्छी विहार है वो कहाँ पर स्थित है? अगर बात की जाए सुरला तालपच्छी विहार की तो वो बलिया जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बलिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 34.32 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा कहाँ पर स्थित है? वो नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में। अगर बात की जाए माउंट एवरेस्ट की, विश्व की जो विश्व की सर्वोत्तम ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो कुल ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह विश्व की सर्वोत्तम सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो किसने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो वो है हमारे हीरालाल सामरिया। कौन है? हीरालाल सामरिया। आप लोगों को बताना है कि इन्होंने किस दिन यह शपथ ग्रहण की थी, किस दिन यह शपथ ग्रहण की थी। कमेंट बॉक्स में बता देना है किस दिन इन्होंने यह शपथ ग्रहण की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? अगर बात की जाए लोकगीत की तो कौन सा गीत उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो वो है हमारा ढोला मारू। ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, बल्कि बिरहा, कजरी और रसिया, बिरहा, कजरी और रसिया है तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। जब यह ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है तो फिर कहाँ का लोकगीत है? यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। कहाँ का यह लोकगीत है, यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो अगर बात कीजिए ब्रजमंडल के लोक नृत्य की, तो इनमें से कौन सा है जो ब्रजमंडल के क्षेत्र का लोक नृत्य गीत है? तो वो है हमारा चरकुला। कौन सा है? चरकुला।
बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में हुआ है? जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण है वो किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है? तो वो हुआ है बंगलुरु में। कहाँ पे? बंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जो हमारा जैन साहित्य है उसे हम क्या कहते हैं? अगर बात की जाए जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। और जो बौद्ध साहित्य है उसके साहित्य को हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है कि त्रिपिटक कितने होते हैं और उनके नाम भी बता देने हैं। अगर बात की जाए वेद की, तो वेद हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और चौथा आप लोगों को कमेंट में बताना है चौथा कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि पंचम वेद की संज्ञा किस शास्त्र को दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया है? तो वह कौन सा राज्य है जिसने गृह ज्योति योजना का शुभारंभ किया है? अगर बात की जाए गृह ज्योति योजना की, तो वह कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। किसने? कर्नाटक राज्य ने। तो किसने शुरू की है? वो की है हमारी कर्नाटक राज्य ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दबाव का एसआई मात्रक या यूनिट क्या होता है? बात की जाए दबाव के एसआई मात्रक या यूनिट की, तो वो होता है हमारा पास्कल। क्या होता है? पास्कल। आप लोगों को बताना है न्यूटन किसका एसआई मात्रक है और मीटर किसका एसआई मात्रक है। यह दोनों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूप में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो वो है कथक। कौन सा है? कथक। अगर बात की जाए भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु तमिल तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अगर बात की जाए आईसीसी वर्ल्ड कप की, तो यह जीता था हमारा ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के जीता था? तो वो हरा के जीता था भारत को। किसको हरा के जीता था? भारत को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो वह कौन सा रंग है? तो वह है हमारा लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? अगर बात की जाए कलिंजर के किले की, तो वह है हमारा बांदा जिले में स्थित है। कहाँ पर? बांदा जिले में स्थित है। आप लोगों को बताना है कि जो ताजमहल है वो कहाँ पर स्थित है। ताजमहल है वो कहाँ पर स्थित है, यह चीज़ आप लोगों को बता देनी है। और यह भी बताना है कि जो आगरा का लाल किला है वह किसने बनवाया था। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, यह चीज़ भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल खिताब जीता है? मिस इंडिया इंटरनेशनल खिताब 2023 किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? तो वो जीता है प्रवीणा अंजना ने। किसने? प्रवीणा अंजना ने। भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्धित सूची किस देश की देन है? जो संवर्धित सूची है ये किस देश से ली गई थी? तो अगर बात की जाए संवर्धित सूची की, तो ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से।
आप लोगों को बताना है कि कनाडा से क्या क्या, भारतीय संविधान में कनाडा से क्या क्या लिया गया था। यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? अगर बात की जाए वर्ल्ड टाइगर डे की तो वह कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, हड्डी का नाम क्या होता है? जो हथेली में हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है मेटाकार्पस, मेटाकार्पस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कृषि श्रम उत्पादकता सबसे अधिक है? तो वह कौन सा क्षेत्र है? वो है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, घातक रक्ततालिका का वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थल लाल रक्त कणिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याय मात्रा किसकी कमी होती है? तो कौन से विटामिन की कमी होती है? तो यह चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो वो होती है हमारी विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 आप लोगों को बताना है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था, तो जो गुप्त काल की रजत मुद्राएं थी उन्हें हम किस नाम से जानते थे? तो उन्हें हम जानते थे रूपक। किसके? रूपक के नाम से। और जो स्वर्ण मुद्राएं थी, जो गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं थी उन्हें हम किस नाम से जानते थे? स्वर्ण मुद्राएं थी उन्हें हम किस नाम से जानते थे? तो उन्हें हम दीनार नाम से जानते थे। अगर बात की जाए कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, जो कदम्ब के राजा थे उनकी राजधानी कहाँ पे थी? तो कदम्ब के राजाओं की बात की जाए तो उनकी राजधानी हमारी बनवासी में थी। कहाँ पे थी? बनवासी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? अगर बात की जाए नेताजी राष्ट्रीय सुभाष खेल संस्थान की तो वह हमारा पटियाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पटियाला में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? अगर बात की जाए कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की तो वो की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जो हमारा संविधान का भाग 4 है, जो हमारा संविधान का भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप लोगों को बताना है कि इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होते हैं। अगर बात की जाए मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 के अंतर्निहित है। भाग 3 के लिए अंतर्निहित है। इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक। इसी में जो हमारा आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और आप लोगों को ये भी बताना है कि जो अनुसूची 4 है यह किससे संबंधित है? जो अनुसूची 4 है यह किससे संबंधित है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो अगर बात की जाए नियुक्ति की, तो वो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि उनका एक चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उनका चुनाव होता है। एक किस अनुच्छेद के तहत उनका चुनाव होता है? तो उनका चुनाव होता है वो होता है आर्टिकल 66A के तहत। कौन से? आर्टिकल 66A के तहत। बाद बाकी के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, यही चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर बात की जाए संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला, वह कौन सा है। तो वह हमारा सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर। हम आप लोगों को बताना है मथुरा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर को हम लेदर कैपिटल भी के नाम से भी जानते हैं। जो लेदर कैपिटल के नाम से हम कानपुर को जानते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो है हमारा निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है। जो निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है, तो है हमारा है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। इन दोनों में से कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। यह हमारा राज्य विश्वविद्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। तो इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है, तो वह हमारा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। तुम्हारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। अगर बात की जाए प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी की, तो वह कौन सी है। तो वह हमारी काला अजार या काला बुखार। क्या है, काला बुखार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। अगर बात की जाए नागार्जुन बांध की, तो वह कृष्णा नदी पर बना है। वह कृष्णा नदी पर बना है। आप लोगों को बताना है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है। जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम कहाँ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, वह निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे जो ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए, तो वो है हमारा जोग प्रपात जलप्रपात। इसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। कौन से, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। अगर बात की जाए सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा की, तो वो है हमारी गोवा की। आप लोगों को बताना है जो समुद्र तटीय सीमा है किस राज्य की सबसे ज़्यादा है। तो किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, वो है गुजरात की। किसकी, गुजरात की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, वो है मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला नवाब कहाँ के नवाब थे। तो यह कहाँ के नवाब थे, तो यह जो नवाब थे वो थे बंगाल के। कहाँ के, बंगाल के। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो यह कौन सा था, वो था भगवत गीता। भगवत गीता को अपनी माता के रूप में संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो वह कौन गवर्नर जनरल था जिसने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत करने वाले जो गवर्नर थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किन की सहायता से किया था, यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। किन की सहायता से किया था, यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। तो वह किसे था, कौन था। तो वह थे हमारे बीपी सिंह। कौन, बीपी सिंह। आपका अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर बात की जाए स्टैचू ऑफ पीस की, तो है हमारा राजस्थान में स्थित है। यह हमारा राजस्थान में स्थित है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा वो है मानसिक अभिरुचि से संबंधित जो रीजनिंग का पार्ट है, और यह कोई भी नहीं पढ़ाता है। तो हमें दिया गया है सिख, ईसाई, भारतीय। क्या? सिख, ईसाई और भारतीय, यह चीज दिया रखा है और हमसे पूछा गया कि इनसे संबंधित सही वेन डायग्राम कौन सा होगा। तो अगर बात की जाए इनसे संबंधित सही डायग्राम की, तो वो होगा बी। इसको हम भारतीय मान लेंगे, तो कुछ ईसाई हैं और कुछ सिख हैं और भारतीय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। तो किस कार्य को छोड़कर वह सभी कार्यों के लिए अधिकृत है? पहला ए, पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या गाड़ी खड़ी करना। आपका अगला ऑप्शन है वो है ए, एक रेल सिग्नल, एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप लाइन पर आगे बढ़ जाना, या मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना। आपका अगला है जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करना। तो कौन सा होगा? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो वह आपातकालीन रोशनी और सायरन का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन इसमें दिया रखा है का साथ यूज करना, लेकिन यह इन चीज़ों का यूज नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य की अनुमति देती है। तो यह कौन सा कारण है जिसकी अनुमति पुलिस नहीं देती है? तो यह कुछ प्रतिबंध नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंध करना, या सार्वजनिक परिवहन जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना, यह कर सकती है। विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना, यह भी कर सकती है। अस्पतालों जैसे आपातकालीन सेवाओं के में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह जो ऑप्शन नंबर ए हमारा कुछ प्रतिबंधनात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक को प्रतिबंध नहीं कर सकती, यह जो प्रतिबंध का अधिकार है यह हमारा सिर्फ संसद के पास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में विधि नियम के अनुसार इनमें से सर्वोच्च शक्ति है। जो विधि नियम है इनमें से कौन सी सर्वोच्च शक्ति है? अगर बात की जाए सर्वोच्च शक्ति की, तो वह हमारी है संविधान। संविधान भारत की सबसे सर्वोच्च शक्ति है, बाद बाकी सब इसके अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो आप लोगों को इसका जवाब स्वयं कमेंट बॉक्स में बता देना है। क्वेश्चन है देश भाई में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण प्याज की कीमत में जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह 80 रुपये प्रति केजी तक चली गई। जनता ने मांग की कि सरकार को प्याज की कीमत नीचे लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने हस्तक्षेप किया कि प्याज के दाम को नियंत्रण में लाएं। तो सरकार द्वारा दी गई कुछ निम्नलिखित कार्रवाई हैं जो प्याज की कीमत को कम करने में मदद करेंगी, तो वह कौन सी होगी? सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वह कब लागू हुआ था? तो वह हमारा लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक हिंसा किस प्रकार की हिंसा होती है? तो सांप्रदायिक हिंसा है वह किस प्रकार की हिंसा होती है? तो वह होती है हमारी सामूहिक हिंसा। कैसी? सामूहिक हिंसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर कोई दूसरा कर्मचारी नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे?
ड्यूटी पर बने रहेंगे या दूसरे कर्मचारी के आने पर घर चले जाएंगे या वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे या ड्यूटी वाले कर्मचारी को ढूंढना शुरू करेंगे। तो आपका इसका सही जवाब क्या होगा? तो वो होगा हम ड्यूटी पर बने रहेंगे। जब क्या हम ड्यूटी पर बने रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अरे आगे कोई प्रश्न है ही नहीं, इसमें इतने ही प्रश्न है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग धड़ाधड़ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है। जो भी टाइम है उसका सदुपयोग कीजिए और दे दनादन प्रैक्टिस सेट मारिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।